नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त 2023 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है और ये एक्स पार्टी ऑर्डर से रिलेटेड है, जिसमें एक्स पार्टी ऑर्डर जब कोर्ट पास कर देती है और उसके बाद उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं और ये आगे के क्या-क्या कंटेंट्स जो हैं हुए थे इस प्रोसीडिंग्स में, इस जजमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो ऑर्डर जो 17 है, जो ऑर्डर 17 रूल 2 के ऊपर भी कोर्ट ने एनालाइज किया है। हुआ क्या था कि जो अगर ऑर्डर 17 रूल्स सब पार्ट 2 को देखेंगे तो वो बताया जाता है प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल्स टू अपीयर ऑन डेट फिक्स। तो हुआ क्या था, यहाँ पे एक सिविल सूट था, वो फाइल किया गया था रिस्पोंडेंट द्वारा। और जब सिविल सूट की जब एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जा रहे थे तो डिफेंडेंट के काउंसिल ने वकालतनामा है वो विड्रॉ कर लिया था और प्लेंटिफ की जो एविडेंसेस होने थे तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन प्लेंटिफ का नहीं हो पाया था। तो अब उसमें कोर्ट ने क्या किया कि जो ट्रायल कोर्ट ने उसमें एक जो ऑर्डर 17 और रूल 2 के अंदर उसको प्रोसीड किया था और उसमें जो है एक्स पार्टी डिक्री है जो प्रोनाउंस करती थी। अब जब रिस्पोंडेंट्स थे जो सिविल सूट था जिसमें रिस्पोंडेंट्स थे, वो उनको जब पता चला कि एक्स पार्टी ऑर्डर है वो उनके अगेंस्ट में गया है तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर। ये ऑर्डर 9 रूल 13 में एक सिविल प्रोसीजर कोर्ट में एक प्रक्रिया होती है। अगर जो भी कोई कोर्ट जो है एक्स पार्टी ऑर्डर देती है तो उसको सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन मूव की जाती है। तो ट्रायल कोर्ट ने जो है एप्लीकेशन को अलाउ कर दी थी, लेकिन जो जिनके फेवर में डिक्री गई थी उन्होंने आगे रिट पिटीशन है वो फाइल कर दी थी हाई कोर्ट में। तो जब रिट पिटीशन थी वो फाइल कर दी तो हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर 17 रूल 2 के अंदर जो है एक्सप्लेनेशन को कंसीडर किया और जो है जो एक्स पार्टी की डिग्री की जो ऑर्डर आया था उसको एक्स पार्टी डिग्री का जो ऑर्डर था जिसको अलाउ कर दिया था तो उसको सेट असाइड कर दिया। तो इट मींस जो एक्स पार्टी जो डिग्री थी वो सस्टेनेबल हो गई। तब अब यहाँ से फिर एग्रीवेट होके जिनके अगेंस्ट में गई थी डिग्री, जो यहाँ पर अपीलेंट है, उन्होंने आगे जो है सिविल स्पेशल लीव पिटीशन सिविल है वो फाइल की थी। तो आइए देखते हैं हम इसके कंटेंट्स क्या थे, हुआ क्या था और माननीय कोर्ट ने किस तरीके से जो है एनालाइज किया था, तो उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले सिविल प्रोसीजर कोड का जो ऑर्डर 17 रूल 2 है उसको भी देख लेते हैं। ऑर्डर 17 रूल 2 ये कहता है कि प्रोसीजर इफ पार्टीज फेल टू अपीयर ऑन डेट फिक्स्ड, जो कि कहता है कि जब कोई डेट फिक्स होती है हेयरिंग की, सूट अर्जेंट हो जाते हैं, पार्टी और एनी ऑफ देम जब अपीयर नहीं होती है तो कोर्ट जो है वो प्रोसीड करता है और सूट को डिस्पोज कर देता है ऑन वन ऑफ द मोड्स जो कि बिहाफ ऑफ द ऑर्डर 9 के ऊपर बताए गए हैं और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट। तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि वेयर एविडेंस और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पार्टी हैज already been recorded and such party fails to appear on any day to which the hearing of the suit is adjourned and the court may in its discretion proceed with this case as if such parties were present। तो यहाँ पर any party और such party के ऊपर भी जो है कोर्ट ने अच्छा एक एनालिसिस किया है कि क्या किया था। तो आइए हम इसके जजमेंट के ऊपर चलते हैं। तो हुआ क्या था देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक डिफेंडेंट नंबर 5 थे। एक सिविल सूट जो है वो फाइल किया गया, तो उसके उसमें जो सिविल सूट में उनको डिफेंडेंट नंबर 5 बनाया गया था। तो जो प्रेजेंट अपील जो यहाँ पर जो डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में अपील, वो एक जजमेंट थी 27 जून 2018 को हाई कोर्ट की जो लर्नड सिंगल जज के हाई कोर्ट ने एक सिविल रिट पिटीशन थी जो टाइटल था महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस जो मिराज इलेक्ट्रिकल सप्लाईज कंपनी लिमिटेड अदर्स, ये टाइटल था। इस पे जो एक रिट पिटीशन है वो फाइल की थी और उसमें रिट पिटीशन जो है वो अलाउ हो गई थी। तो जो कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था जिसमें अलाउ की थी एप्लीकेशन जो ऑर्डर 9 रूल 13 जिसमें उसको सेट असाइड कर दिया और एक्स पार्टी डिग्री है वो मेंटेन्ड हो गई। तो हुआ गया था पहले कि एक एक्स पार्टी डिग्री थी वो दे दी, मतलब ट्रायल कोर्ट ने दे दी थी। उस ट्रायल कोर्ट में जो
जब रिस्पोंडेंट्स को पता चला कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर आ गया है तो उसको एप्लीकेशन मूव की थी कि सेट असाइड किया जाए। अब उस सेट असाइड होने से क्या हुआ कि एक्स पार्टी डिग्री खत्म हो गई। अब उस एक्स पार्टी डिग्री के खत्म होने के बाद जो है रिस्पोंडेंट्स ने रिट पिटीशन थी वो फाइल की। तो जो माननीय हाई कोर्ट ने जो थी रिट पिटीशन वो अलाउ करती थी, जो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जो कि जिसमें एक्स पार्टी ऑर्डर को की जो एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी थी। तो एक्स पार्टी डिग्री है वो वापस रिस्टोर्ड हो गया था। तो यहाँ पर ये देखिए फैक्ट्स क्या थे। जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक स्पेशल सिविल सूट था वो फाइल किया था सिविल जज की कोर्ट में सीनियर डिवीजन में, जिसमें जो कंपनी लिमिटेड है उसको इम्प्लीड किया था और उनके जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 5 डायरेक्टर्स को जो है वो डायरेक्टर्स को इम्प्लीड किया था। तो उसमें रिकवरी मांगी थी 1,42,85,177 रुपीज प्लस 47 पैसा और विद द कॉस्ट ऑफ सूट और प्रेइंग विद द इंटरेस्ट भी डिमांड की थी, मतलब प्रे की थी कि 18% एनम से दिया जाए फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सूट टिल रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट। तो फिर जब प्लेंटिफ का जो एविडेंसेस उन्होंने लीड किए थे और जब स्टेज आई थी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की, तो फिर डिफेंडेंट के जो वकील हैं उन्होंने वकालतनामा विड्रॉ कर लिया था और कोई भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया था। मींस प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया था और उसके बाद एविडेंसेस लीड करने होते हैं सिविल सूट में, वो सिविल सूट का जब वक्त आया एविडेंसेस का, तो प्लेंटिफ के वकील ने अपने एविडेंसेस लीड किए, लेकिन डिफेंडेंट के जो वकील हैं उन्होंने अपना वकालतनामा विड्रॉ कर लिया। तो इसके क्या हुआ, एविडेंसेस को जो क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ हुआ, एग्जामिनेशन चीफ में उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन करने का उनको डिफेंडेंट को मौका नहीं मिला। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने 2004 को एक सूट था ऑर्डर 17 रूल 2 के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया उसको, वो प्रोसीड किया उसके अकॉर्डिंगली और ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीड करने के बाद एविडेंस प्लेंटिफ का रिकॉर्ड कर लिए और जजमेंट थी वो एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया गया विद कॉस्ट के साथ। तो डिग्री जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर के साथ जो है प्लेंटिफ को मिल गई। अब क्या हुआ, ये तो डिग्री था। अब क्या हुआ कि डिफेंडेंट्स को जब पता चला कि एक्स पार्टी डिग्री मिल गई है, तब उन्होंने एप्लीकेशन बिलेटेडली थोड़े डिले के बाद एक एप्लीकेशन मूव की ऑर्डर 9 रूल 13 में, और साथ में एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की भी एप्लीकेशन थी वो लगाई। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन कि जितने दिन का डिले हुआ होगा वो कोई भी व्यक्ति हो वो लगा सकता है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक कॉन्डोनेशन ऑफ एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी साथ ही फाइल करनी होती है, तो यहाँ पर लगाई और ट्रायल कोर्ट ने जो एक ऑर्डर था 20 सितंबर 2010 को उनकी जो एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और पाया कि जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट लगा दी 3000 रुपये डिफेंडेंट के ऊपर, ताकि उनको कहा कि वो डिपॉजिट करें 10 डेज में। ट्रायल कोर्ट ने जो है एप्लीकेशन जब अलाउ कर दी ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर। ऑर्डर 9 रूल 13 एक एप्लीकेशन होती है जब भी कोई एप्लीकेशन एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो उसी कोर्ट में एक सेट असाइड कराने के लिए, उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 में एक एप्लीकेशन लगानी होती है। तो यहाँ पर जो है सेट असाइड जो है डिग्री को सेट असाइड कर दिया और फाइन था 1000 रुपये का लगा दिया और सिविल सूट को वापस ओरिजिनल नंबर के साथ रिस्टोर कर दिया। अब प्लेंटिफ जो थे उन्होंने जब पता चला कि डिग्री खत्म हो गई है उनको, तो उन्होंने आगे एक रिट पिटीशन है वो फाइल की हाई कोर्ट में आर्टिकल 226-227 के अंदर। हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, इम्पंज्ड ऑर्डर दिया और रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया और उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, जिसमें जो एक्स पार्टी ऑर्डर की जो एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी थी। तो उससे क्या हुआ कि जो एक्स पार्टी डिग्री थी वो वापस रिस्टोर्ड हो गई। जो डिग्री थी वो वापस जो है एक्टिव हो गई। वो एक्स पार्टी ऑर्डर आया तो वो वापस डिग्री माना, मतलब डिग्री थी जो दी गई थी वो वापस ओरिजिनल शेप में आ गई। अब पिटीशन अलाउ होने के बाद एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 को था कि अब इस ग्राउंड पर अलाउ किया, जो रिट पिटीशन थे इस ग्राउंड पर अलाउ किया कि ऑर्डर 9 रूल 13, हाई कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 9 रूल 13 जिसमें एक्स पार्टी ऑर्डर की जो एप्लीकेशन को सेट असाइड किया था, कहते हैं कि उसमें मेंटेनेबल नहीं थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन था ऑर्डर 17 रूल 2 सीपीसी का वो अप्लाई किया। अब देखिए ऑर्डर 17 रूल्स 2 सीपीसी का क्या कहता है, कोई भी एविडेंस और सब्सटेंशियल प्रूफ ऑफ एविडेंस कोई भी पार्टी जो है रिकॉर्ड करती है, कोई भी पार्टी एनी पार्टी को रिकॉर्ड करती है, तो एंड सच पार्टी मतलब वो पार्टी जो है
फेल्स टू अपेयर, उस दिन पे अपेयर होने से नहीं हो पाती है जिस दिन हेयरिंग, तो इससे सूट की जो मतलब जो हेयरिंग के जो सूट है, सूट का जो हेयरिंग हो रही होती है वो एडजॉर्न्ड हो जाती है। तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पे प्रोसीड करता है और अगर सच पार्टी प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर 17 रूल 2 का जो है एप्लीकेशन लगाया। अब उसे एग्रीवेट होके यहाँ पर अपील फाइल की और चारों डायरेक्टर्स ने, अदर्स ने भी इम्प्लीट किया। तो अब यहाँ पर दोनों की कंटेंशंस ली, सबमिशन सुनाए और कोर्ट ने अब अपना एनालिसिस ये किया। पहले कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 17 रूल 2 सीपीसी क्या कहता है कि जो कोई भी पार्टी फेल होती है डेट फिक्स पे तो उसकी बताया अभी जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, और एक्सप्लेनेशन को भी मतलब काफी एनालाइज किया। और उसके बाद ऑर्डर 9 रूल 13 क्या कहता है उसको भी कोर्ट ने एनालाइज किया। अब यहाँ पर अब अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली कि कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 9 रूल 13 जो है पर एक प्लेन रीडिंग करने के बाद ये निकलता आता है कि जब डिग्री जो पास की गई थी वो एक्स पार्टी की दी गई थी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, अ पार्टी मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर सेटिंग असाइड दिस फॉर द रीजन सेटिस्फाइड इन कोर्ट, कि क्यों उस डेट को नहीं आ पाए, जो नॉन अपीयरेंस क्यों हुई, तो ये ऑर्डर 9 रूल 13 कहता है। अब एक्सप्लेनेशन के ऊपर आइए। ऑर्डर 17 रूल 2 सीपीसी का ये अपेरेंटली जब पढ़ने के बाद ये निकला कि इफ द पार्टीज ऑन एनी ऑफ देम फेल्ड टू अपीयर ऑन दैट डेट ऑन विच हियरिंग ऑफ द सूट इज अर्जेंट, तो फिर कोर्ट जो है वो प्रोसीड करेगा टू डिस्पोज ऑफ द सूट इन वन ऑफ द मोड्स जो भी डायरेक्शन बताए गए हैं ऑर्डर 9, और मेक सच ऑर्डर जो एज डीम्स ए फिट। अब कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट जिस डेट को केस कोर्ट मतलब केस लगा था सिविल सूट का, उस दिन पर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुए थे 4 दिसंबर 2004 को, और ना ही उसके काउंसिल थे वो अपीयर हुए क्योंकि उन्होंने वकालतनामा विड्रॉ कर लिया था रिटर्न रिक्वेस्ट देके। अब ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्शंस दी और सूट को प्रोसीड किया ऑर्डर 17 रूल 2 सीपीसी के अंदर, और जो ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का वो प्रोसीडेड हुआ टू डिस्पोज ऑफ द सूट फॉर वन ऑफ द मोड, जो भी मोड था ऑर्डर 9 सीपीसी के अंदर। अब ऑर्डर 9 सीपीसी में जो है उसमें बताया जाता है कि नोटिस था और रूल 3-6 के अंदर समन्स थे, ड्यूली सर्व्ड हो गए थे, डिफेंडेंट जो है अपीयर नहीं हुए थे जब सूट कॉल किया गया था। और अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन निकाली कि एविडेंस और सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पार्टी, तो यहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड में बता रखा है कोई भी पार्टी जब है अपना एविडेंस लीड करती है तो, एंड सच पार्टी मतलब जिन्होंने अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराया, तो वो पार्टी, सच पार्टी मींस वो पार्टी अपीयर नहीं होती उस डेट को, तो सूट जो है वो एडजॉर्न्ड हो जाता है। तो तब कोर्ट के पास लिबर्टी है कि वो प्रोसीड कर सकता है इस केस में। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ तो प्लेंटिफ अपीयर हुआ था, डिफेंडेंट को तो ने तो अपना एविडेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो यही चीज निकाली उन्होंने कि अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता उस डेट पे तब फिर प्रोसीड कर सकती थी। यहाँ तो डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुए उस दिन, तो यहाँ पर सच पार्टी का मतलब ये होता है कि जो उस पार्टी का मतलब है, सच पार्टी मींस उसको रेफर किया गया उस पार्टी की तरफ जिन्होंने एविडेंस लीड किए हैं, जब सब्सटेंशियल एविडेंस लीड किए हैं। और डिस्क्रिमिनेबल ये पार्ट थी ऑर्डर 17 रूल 2 का कि कोर्ट प्रोसीड करेगी, पास करेगी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ दिस पार्टी जो कि एब्सेंट होती है और बीइंग एब्सेंट। और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन था वो कन्फाइंड होता है टू ऑफ दैट पार्टी एंड दैट पार्टी अलोन, मींस जिसने अपने एविडेंसेस रिकॉर्ड किए हैं और वो पार्टी अपीयर नहीं होती है, तो कोर्ट ने कहा कि ये पार्टी, ये जो एक्सप्लेनेशन उस पार्टी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ना कि जिसने अपना एविडेंस अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो ये चीज यहाँ पर जो है कोर्ट ने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला कि इन प्रेजेंट केस एडमिटेडली सूट जो था वो प्लेंटिफ के एविडेंस के स्टेज पे था, मींस जो याचिकाकर्ता थे जो उन्होंने अपना एविडेंस रिकॉर्ड करना था, और अभी तो एविडेंस डिफेंडेंट का स्टार्ट ही नहीं हुआ था और डिफेंडेंट ना ही ने अभी क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया था प्लेंटिफ के एविडेंस को। तो प्रेजेंट जो है एक्सप्लेनेशन जो था वो इन्वोक नहीं हो सकता इस केस में। इन्वोक तभी होता कि अगर प्लेंटिफ अपना एविडेंस या सब्सटेंशियल एविडेंस देने के बाद अपीयर नहीं होते उस डेट पे, तो ना कि डिफेंडेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो एविडेंस उन्होंने रिकॉर्ड करना अपना एग्जामिनेशन चीफ करने के बाद अगले दिन अपीयर नहीं होते, तब कोर्ट जो एक्सप्लेनेशन है ऑर्डर 17 रूल 2 का उस पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पर कहा कि अभी डिफेंडेंट ने कोई अभी एविडेंस लीड ही नहीं किया था, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो इन्वोक नहीं की जा सकती डिफेंडेंट के ऊपर। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने यहाँ एरर कर दी
जो एक्सप्लेनेशन जो 2 का जो है वहाँ अप्लाई करते समय यहाँ एरर कर दी। तो उस यहाँ पर फिर उन्होंने ये होल्ड कर लिया कि एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट जो है would be deemed to be recorded at that time of disposal suit। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि काउंसिल ने तो ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया था वकालतनामा को, तो ट्रायल कोर्ट को पहले एक नोटिस देना चाहिए था डिफेंडेंट को कि अपना एक अलग से काउंसिल एंगेज कर लो, नहीं तो फिर हम एक्स पार्टी प्रोसीड करेंगे। तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ एरर कर दी थी और ट्रायल कोर्ट ने अपनी विजडम में अलाउ भी कर दिया था बाद में, जब एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 की लगाई थी। तो अब ऐसे में हाई कोर्ट को जो है रिफ्रेन करना चाहिए था, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, जब ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टीज को मिलनी चाहिए, वो बोथ पार्टीज सो दैट, क्योंकि वो केस को डिसाइड कर सके मेरिट्स पे। तो ऐसे में हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने को ऑब्जेक्शन दी कि वो प्रोसीड करें स्पेशल सूट को ऑन मेरिट्स, दोनों अपॉर्चुनिटी दें दोनों पार्टीज को और स्ट्रिक्टली प्रोसीड करें इन द लॉ। और बाकी सारा जो पार्ट पोर्शन है वो एक जो अमाउंट डिपॉजिट किया था उससे रिलेटेड है, तो लीगल एस्पेक्ट इसमें कुछ नहीं है आगे। लीगल जो था वो भी जो है डिस्कस किया, बाकी जो है वो डायरेक्शंस दी थी इस जजमेंट में। तो इस जजमेंट में हमें ऑर्डर्स जो 17 रूल 2 और एक्सप्लेनेशन जो था रूल 2 का, उसको माननीय कोर्ट ने बारीकी से, मतलब एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया। यहाँ पर पाया था कि अब एनी पार्टी और सच पार्टी में जो है इंटरप्रिटेशन निकाल ली, और साथ में कोर्ट ने ये भी एनालाइज किया कि चूंकि उनके वकालतनामा जो था डिफेंडेंट का वो वकालतनामा विड्रॉ कर लिया था, उसको ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर भी अभी नोटिस नहीं दिया था, और जब एप्लीकेशन मूव की थी तो ट्रायल कोर्ट ने अपने विजडम में अलाउ भी कर दी थी। तो कोर्ट हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एक तो इंटरप्रिटेशन जो एक्सप्लेनेशन है वो एरोनियसली मतलब उन्होंने इंटरप्रिटेट कर लिया, वो डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरफेयर कर लिया, तो जबकि प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। तो ये था वीडियो। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है जो कि 16 अगस्त 2023 को आया था। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।